We jump for the next topic now, which is how exactly is urine formed. So when we talk about urine formation takes place in three steps, which is ultrafiltration या glomerular filtration, selective tubular reabsorption या tubular secretion and tubular secretion. Now when we talk about ultrafiltration, तो इसमें exactly होता क्या है? तो बेटा काफ़ी ध्यान से सुनना इसमें क्या होता है. हमारे पास ग्लोमेरुलस का you have something called as blood vessels which is present, which will obviously have squamous epithelium tissue present on them. पीछे के तरफ you have podocytes which are present, right? You have these podocytes which are present पीछे की तरफ. And इन दोनों के बीच में you have basement membrane which is fibrous and that is common. ठीक है. अब यहाँ पे इनके बीच में जो ये स्पेस बन रहा है बेटा, इनके बीच में जो ये स्पेस बन जाता है, तो सिनेरियो क्या होता है कि जब हम बात करेंगे आर्टीरियोल के बारे में, तो अफरेंट आर्टीरियोल जो है उसका डायमीटर ज़्यादा है, इफरेंट का कम है, तो बहुत ज़्यादा ब्लड अंदर आएगा लेकिन बहुत कम ब्लड बाहर जाएगा. यानी यहाँ पे कैपिलरीज में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा ना, तो जो एक्सट्रीम प्रेशर बनता है उस वजह से ब्लड के अंदर का जो फ्लूइड रहता है वो फ्लो होके बाहर निकल जाता है या फिल्टर होके बाहर निकल जाता है. अब जब ये फिल्टर होके बाहर निकल रहा है तो एक प्रेशर डेवलप होता है वहाँ पे. ठीक है. उस प्रेशर को वी विल आइडेंटिफाई इट टू बी एज, आई एम नॉट श्योर इफ दे या यू आइडेंटिफाई टू बी एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर which generally ranges from 60 to 75 mm of Hg. ठीक है. However, when the blood is flowing out, when the filtrate is coming outside, तो फिल्ट्रेट के अंदर या फिर वो ब्लड के अंदर के जो प्रोटीन्स होते हैं लाइक अल्ब्यूमिन एंड एक्सेट्रा, वो बाहर नहीं जा सकते. क्यों बाहर नहीं जा सकते? क्योंकि जो यहाँ पे छोटा छोटा अपने को गैप दिख रहा है, उस गैप को हम कहते हैं फेनेस्ट्री. फिर यहाँ पे मेम्ब्रेन में भी देर आर सर्टन गैप्स विच इज़ फिल्टरिंग एजेंट, एंड यहाँ पर ऑल्सो यू विल हैव सम थिंग present which is called as slit pores. Basically you identified as slit pores. जो पोडोसाइट्स के लेग्स ऐसे हो जाएंगे तो जो छेद अपने को बन के मिल रहे हैं उन छेद को भी कॉल्ड एज स्लिट पोर्स. स्लिट पोर्स का जो साइज होता है और ये फाइब्रस स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे छेद और बन जाते हैं, तो फेनेस्ट्रे जो होता है वो 25 नैनोमीटर का छेद साइज बनाता है. पोडोसाइट्स की वजह से जो छेद बनते हैं, दैट स्लिट पोर्स जो बनते हैं, वो कुछ 15 नैनोमीटर्स के होते हैं, 10 to 15 नैनोमीटर्स का. जबकि यहाँ पे मेम्ब्रेन के वजह से जो पोर बन रहे हैं, फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन की वजह से जो पोर्स बनते हैं वो 8 नैनोमीटर का होता है. तो जो कोई भी स्ट्रक्चर हमारे ब्लड में 8 नैनोमीटर से बड़ा होगा वो बाहर आ ही नहीं पाएगा, है ना. तो इसमें हमारे ब्लड सेल्स पीछे रह जाएंगे, प्रोटीन्स पीछे रह जाएंगे, स्मॉलेस्ट प्रोटीन भी पास नहीं हो पाता, वो भी पीछे रह जाएगा. ठीक है. अब जब ये सारी चीज़ें पीछे रह रही है, ऑब्वियसली वो वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड करेगा एंड विल नॉट अलाउ वाटर टू गो आउटसाइड. सो दिस ions or salts or proteins that are binding to water molecule and not allowing filtrate to go out is because of colloidal osmotic pressure which is 30 to 32 mm of Hg. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे बोमेंस कैप्सूल में ऑलरेडी कुछ फ्लूइड है which is not allowing further fluid to come inside, and that is called as capsular hydrostatic pressure which is 10 to 18 nanometers. So overall अगर मैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का बात करूँ बेटा, तो कैलकुलेट करते हैं तो 10 to 25 नैनोमीटर्स, आइडियली इट इज़ 10 नैनोमीटर्स का डिफरेंस ऑलवेज. ये 10 नैनोमीटर्स के 10 नैनोमीटर्स का जो प्रेशर है वो एक्स्ट्रा होता है विच इज़ पॉजिटिव, जिस वजह से जो फिल्ट्रेट है वो बाहर आ जाता है, मीनिंग इट विल कम आउटसाइड इन द बोमेंस कैप्सूल. ठीक है. सो per minute, every minute there is 125 liter, did they mention that? Yeah, per minute there is 125 ml of filtrate which has been produced in an healthy individual. एक healthy इंसान में 125 ml का filtrate बनता है हर मिनट, एक एक मिनट में. ठीक है.
अब ये जो 125 ml का 1 मिनट में बन रहा है, यानी एक दिन में 180 ml ऑफ फिल्ट्रेट बन रहा है। और इस 180 ml ऑफ फिल्ट्रेट में से सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 लीटर का यूरिन बनता है, यानी 99% of filtrate is reabsorbed by renal tubule, and this reabsorption can be by active transport or passive transport. Active transport is of glucose, amino acids and sodium ions, whereas passive transport is of nitrogenous waste. Alright, that is nothing but what we call as selective tubular reabsorption. Now in this, if we break down कि किस में क्या reabsorption हो रहा है, तो हमारे PCT में 70 to 80% of electrolytes and water gets reabsorbed, and overall 66% of filtrate gets reabsorbed in PCT. इसके अलावा ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स आर completely reabsorbed by active transportation. Water and chlorine will be reabsorbed passively in PCT, and there is maximum reabsorption taken place. As we said, 66% filtrate यहीं पे reabsorb हो जाता है. जब हेनलीज लूप के बारे में बात आता है, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनलीज में से, सिंस वो सिर्फ वाटर को परमिएबल है और इलेक्ट्रोलाइट्स को परमिएबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी जो है वो रीएब्जॉर्ब होते जाएगा और दूसरा कुछ नहीं. तो उस हिसाब से अगर हम कुछ इस प्रकार का कंटेंट करें, तो यहाँ पे सारा सब कुछ रीएब्जॉर्ब होने के बावजूद इट इज़ आइसोटोनिक इन नेचर, which is because water is also getting reabsorbed and ions are also getting reabsorbed. So the molarity of that particular filtrate will be isotonic to the blood, which is nothing but that will be 300 milliosmol per liter. ठीक है, 300 milliosmol per liter. As soon as we come for Henle's loop, तो descending limb of loop of Henle में the solution will become hypertonic, meaning it becomes concentrated because पानी सारा निकल रहा है. ठीक है, it becomes hypertonic to the blood. Ascending limb of loop of Henle में there is minimum reabsorption, and here it will allow all electrolytes to get reabsorbed, and after reabsorbing it will enter into the medullary interstitial fluids और medullary interstitial cells में चला जाएगा. ठीक है, दिस इज इम्परमेबल फॉर वाटर, यानी वाटर यहाँ से जाएगा ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं, तो द फिल्ट्रेट बिकम्स डाइल्यूट एंड दिस विल टर्न आउट टू बी हाइपोटोनिक. जब हम बात करते हैं डीसीटी के बारे में, तो एज वी सेड डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ और सिर्फ एडीएच और अल्डोस्टेरोन के द्वारा ही रीएब्जॉर्प्शन किया जा सकता है ना. तो जब हम बात करते हैं डीसीटी के बारे में जिसमें एडीएच इज गेटिंग रीएब्जॉर्ब्ड, ठीक है, so what will exactly happen over here? Not ADH is getting reabsorbed, sorry, ADH and aldosterone will ask them to reabsorb. Aldosterone asks sodium ions to be reabsorbed actively, whereas ADH say water will get reabsorbed passively. Specifically bicarbonates also gets reabsorbed in DCT, ठीक है, but only under the influence of aldosterone and ADH, nothing else. Because of reabsorption of both the things, that is water as well as ions, this solution becomes isotonic, that is this filtrate will turn out to be isotonic over here. ठीक है, when we go slightly more ahead, कलेक्टिंग डक्ट में जब बात करेंगे तो यहाँ पे ADH के वजह से, ADH के इन्फ्लुएंस की वजह से वाटर रीएब्सॉर्प्शन हो जाएगा, एंड दिस वाटर रीएब्सॉर्प्शन विल अगेन लीड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, सो यू विल हैव हाइपरटोनिक या फिर हाइपोटोनिक यूरिन विच विल बी प्रोड्यूस्ड. एक बारी जैसे ही डीसीटी से बाहर निकल जाता है फिल्ट्रेट और कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, तो वो यूरिन बन चुका होता है. तो यूरिन जब कलेक्टिंग डक्ट में बन रहा है, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी का ऑस्मोलैरिटी, इट विल डिसाइड वेदर द यूरिन विल बी कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट इन नेचर. ठीक है, सो यूरिन कैन बी हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक डिपेंडिंग ऑन द बॉडी फ्लूइड्स. This becomes the second step of urine formation. The last step that we have is tubular secretion, wherein हमने कहा था कि जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज लग जाती है, मतलब इफरेंट आर्टीरियल जो है वो ब्रांच आउट होकर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनती है, जो पीसीटी, डीसीटी और हेनरीज लूप में अराउंड कॉइल हो जाती है. तो ये जो कॉइल हो रहा है ब्लड, उन ब्लड में नो डाउट वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके ऊपर आया है, लेकिन पॉसिबल चांसेस है ना कि उस ब्लड में, क्योंकि फास्ट चीज़ें हो रही है, तो पॉसिबल चांसेस है कि उस ब्लड में अभी भी कुछ अबनॉर्मेलिटी हो, कुछ अनवांटेड केमिकल्स हो.
तो वो अनवांटेड केमिकल्स पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिए जाते हैं। पीसीटी में जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज रहेंगे वो हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया, ड्रग्स, पिगमेंट, यूरिक एसिड, डाई, एंटीबायोटिक, ये सब डाल देगी पीसीटी में, ब्लड से जाएगा पीसीटी में। DCT में you will again have potassium, hydrogen and ammonia, and collecting duct will also have potassium. Collecting duct will also have potassium and hydrogen present in them. Ascending limb of loop of Henle will have potassium and hydrogen and bicarbonate, which is getting secreted. मतलब from blood fluid it will enter inside the sorry, not bicarbonate, from blood fluid it will enter inside the ascending limb of loop of Henle, and this will always be by active transport. It's an active process. इस हिसाब से जब यूरिन बन जाता है तो 95% वाटर रहेगा उसके अंदर, 2.7% यूरिया रहेगा, ठीक है, एंड 2% salt and 0.3% of other substances will be present. The pH of urine is generally acidic in nature, which is generally it is pH 6. It is pale yellow in color because of the presence of urochrome pigment, which is the product of breakdown of hemoglobin. Per day we produce 1 to 1 liter, 1.5 liter of urine, we've already discussed, which is having 25 to 30 grams of urea secreted per day. Alright beta. Now this is a normal process of urine formation. However, under certain circumstances, meaning under the circumstances wherein a person is not drinking water for a very long time. If a person is not drinking water for a very long time, then in that case urine needs to be concentrated. कम से कम पानी यूरिन में जाना चाहिए, और इसको करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है बॉडी में डेवलप किया गया जिसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है, वो काउंटर करंट शब्द क्यों यूज़ किया है, बिकॉज जब हम नेफ्रॉन्स के बारे में बात करते हैं तो फ्लूइड जो है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो होता है और यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हाई यू आइडेंटिफाई इट टू बी एज correct, that's why you identify it to be as counter current. Whereas when we talk about this one which is vasa recta, इसमें भी fluid जो रहेगा that will move in this direction and this direction, that is in opposite direction, and that's why you identify it to be as counter current. Alright, अब इसमें exactly होता है क्या, it's a very simple process, कोई बड़ा difficult चीज़ नहीं है। सुनो, जो PCT में फिल्ट्रेट होता है उसका 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर का ऑस्मोलैरिटी होता है। जैसे ही वो हेनलीज लूप में जाएगा तो उसका ऑस्मोलैरिटी जो रहेगा दैट विल रेज टू स्लोली एंड ग्रेजुअली इट गो ऑन राइजिंग, इट विल राइज टू 400, 600, 800, 1000, it can go as high as 1200, not more than that, ठीक है। जैसे ही हम अब हेनलीज लूप के असेंडिंग लूप में जाएंगे तो क्योंकि सॉल्ट आयंस हो रहा है रीएब्सॉर्ब, तो इट विल गो ऑन रिड्यूसिंग द ऑस्मोलैरिटी टू 1000, 800, 600, 400 and 300 milliosmol per liter. It will be 300 milliosmol per liter, ठीक है। ये एक बेसिक मैकेनिज्म हुआ। अब सिनेरियो क्या होता है कि जब ये वाला चीज़ जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली इधर आएगा, इनके आसपास कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो अब जब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो तुम इमेजिन करो कि यहाँ पे वो हो रहा है, ठीक है। सीन क्या होता है कि जो भी आयंस यहाँ से रिलीज हुए हैं वो मेड्यूला के सेल्स में जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो मेड्यूला के सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अब नेचुरली हमारे नेफ्रॉन्स नेचुरली हमारे मेडुला में एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन्ड है। जब ये आयंस भी उनके अंदर चले जाएंगे तो वो ग्रेडियंट बिगड़ सकता है। तो ऐसा ना हो इसलिए जो एक्स्ट्रा आयंस गए हैं रीएब्सॉर्प्शन में दैट विल बी रीएब्सॉर्ब्ड इनटू वासा रेक्टा, दैट विल बी रीएब्सॉर्ब्ड इनटू वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा का कॉन्सेंट्रेशन, वासा रेक्टा के अंदर का जो ब्लड है उसका ऑस्मोलैरिटी बढ़ते जाएगा। जैसे ही वो इधर ऊपर की तरफ आता है
तब वो देखता है कि यहाँ से पानी का सिक्रीशन हुआ है। सो पानी जो है वो डिपॉजिट हो गया है मेड्यूला के अंदर। जब पानी मेड्यूला के अंदर डिपॉजिट हो गया है तो अगेन मेड्यूला के सेल्स के कॉन्सेंट्रेशंस चेंज हो जाएंगे, ऑस्मोलरिटी चेंज हो जाएगा। सो टू अवॉइड दैट, जो भी आयंस इस वासारेक्टा ने एब्जॉर्ब किया था वो वापस डिपॉजिट कर देता है अंदर की तरफ, यानी इस तरफ, so that the gradient is maintained. So this counter current is basically helping to concentrate urine, but it does not concentrate the urine. It is only responsible for making sure that the gradient is maintained. The concentration या osmolarity gradient is maintained in the medulla. That is been done with the help of counter current. Because of that gradient being maintained, now what happens is when the urine is passing through collecting duct, you have urea getting reabsorbed and deposited over here. That urea is any which way is an excretory product, so it will not be stored for longer period of time in the body. So ये जो यूरिया यहाँ पर डिपॉजिट हुआ उसकी वजह से यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, जिस वजह से ज़्यादा पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है एंड यूरिन दैट इज कमिंग आउटसाइड विल बी ऑफ हाइपरटोनिक। यूरिन जो बाहर आएगा दैट विल बी हाइपरटोनिक, यानी इट विल बी अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब ये कब तक होगा? जब तक इंसान पानी नहीं पी रहा है तब तक। तो यूरिया इधर रहेगा फॉर सम टाइम एंड देन इट गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड इन हियर, इट विल गो अप 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 कम डाउन हियर, और जैसे कलेक्टिंग डक्ट में आएगा फिर से वो पूछेगा कि क्या अब इंसान ने पानी पिया है, तो एडीएच और अल्डोस्टेरोन बोलेगा कि नहीं अभी भी पानी नहीं पिया है, तो बोलता है अरे यार, एंड इट कम्स आउट अगेन। This urea will again stay over here for some time, water will be reabsorbed and concentrated urine will be formed. Slowly and gradually this urea will again enter inside over here, up down 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 and over here. फिर वो पूछेगा कि पानी पिया, तो बोलते नहीं पिया, again it will be reabsorbed. टक टक टक, आफ्टर सम टाइम यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बन रहा है, आफ्टर सम टाइम इट विल कम अप ओवर हियर, टक 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 टक, गो आउट एंड कम टू द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में अब वो पूछेगा कि पानी पिया क्या, तो बोलते हैं हाँ अभी पानी पिया, तो बोलते हैं हाँ, अब वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही वो बाहर निकलेगा इट विल बी अ हाइपोटोनिक यूरिन नाउ, it will no more be concentrated urine. This is how collecting duct help in producing a concentrated urine, or collecting duct produces concentrated urine, but counter current mechanism which is vasa recta and Henle's loop will help in concentrating the urine. All right, so that's how basically you have counter current mechanism which is functioning.